The abolition of slavery. Most important reform of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies. शासन का एक बहुत अच्छा रिफॉर्म ये दिखता है कि उसके टाइम में द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी हुआ, यानी कि स्लेवरी खत्म हुआ. द कॉलोनीज इन द कैरेबियन, मार्टिनिक, गुडेलप एंड सैन डोमिंगो सप्लायर्स ऑफ टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी. ये जो कैरेबियन आइलैंड है जो कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दोनों के बीच में है, यहीं पर ये तीनों प्लेस था, मार्टिनिक, गुडेलप एंड सैन डोमिंगो. इस प्लेस पे प्लांटेशन वर्क होता था और इस प्लांटेशन वर्क के लिए इस फ्रांस से बहुत सारे लोग आने से साफ मना कर दिए, क्योंकि ये प्लेस एक तो फारलैंड था, बहुत अटलांटिक ओशन को पार करके बहुत दूर जाना था, और ये नॉट फैमिलियर लैंड भी था, यानी कि उनके लिए काफ़ी फैमिलियर नहीं था. तो इस तरीके से जब फ्रांस के लोग इस मार्टिनिक, गुडेलप और सैन डोमिंगो में आने से मना कर दिए, तब अब फ्रांस के जितने बड़े सप्लायर्स थे और जितने भी बड़े मर्चेंट्स थे उन लोगों ने इसका एक तरीका ढूंढा. फ्रांस के बॉर्डेक्स और 19 से डिस्टेंस एंड अनफेमिलियर लैंड meant द शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशंस. ड्यू टू इट अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका स्टार्टेड. इसकी वजह से क्या हुआ कि ये पूरा यूरोप, ये अफ्रीका और ये अमेरिका, इन तीनों के बीच एक स्लेव ट्रेड का ट्रायंगल स्टार्ट हुआ. फ्रांस मेन प्लेस था जहां पर इन कमोडिटीज की जरूरत थी, शुगर, कॉटन, कॉफ़ी, टी, कॉफ़ी सबकी ज़रूरत थी. अफ्रीका वो प्लेस था जहाँ पर स्लेव्स थे जिनको खरीदा और जिनको यहाँ पर खरीदा बेचने का काम होता था. और कैरेबियन आइलैंड, मार्टिनिक, गुडेलप और सैन डोमिंगो वो प्लेस था जहाँ पर प्लांटेशन वर्क होता था. ठीक है, तो इस प्लांटेशन वर्क को करने के लिए अफ्रीका से स्लेब्स को खरीदने का काम फ्रांस के बॉर्डेक्स और नैंटीज पोर्ट से निकले हुए मर्चेंट्स आते थे. अफ्रीका में इन स्लेब्स को खरीदा जाता था, उनको शिप्स में पैक करके भरा जाता था और शिप से वॉयज करके 3 महीने का ये टाइम लगता था. 3 मंथ में ये लोग मार्टिनिक, गुडेलप और सैन डोमिंगो आते थे. यहाँ पे प्लांटेशन वर्क होने लगता था और फिर उसका प्रोडक्ट्स टोबैको, इंडिगो, शुगर, टी, कॉफ़ी, ये सब कुछ यहाँ से प्रोडक्ट्स बन के फिर इस फ्रांस आते थे और फ्रांस से फिर बाकी आसपास के देशों में या प्लेसेस में इनको सेल किया जाता था. Slave trade began in the 17th century. French merchants sailed from the ports of Bordeaux and Nantes to the African coast, bought slaves, voyaged across the Atlantic to the Caribbean. Due to it, port cities Bordeaux and Nantes owned their prosperity. इसकी वजह से क्या हुआ कि फ्रांस के बॉर्डेक्स और नैंटीज पोर्ट्स धीरे धीरे प्रॉस्पर होते चले गए. वहाँ पर मर्चेंट एक्टिविटीज़ बढ़ गया और इस मर्चेंट एक्टिविटीज़ के बढ़ने से वहाँ के लोग, वहाँ के मर्चेंट्स, वहाँ के ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा रिच होते चले गए और वो शहर भी धीरे धीरे फ्लोरिश्ड होता चला गया. द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट अबाउट इट बट नॉट सक्सेसफुल ड्यू टू रिच बिजनेसमैन. नेशनल असेंबली ने इस चीज़ को स्टार्ट करने का कोशिश किया, इस पर डिस्कशन डिबेट भी चला, लेकिन वो सक्सेसफुली इस चीज़ को अचीव नहीं कर पाए, स्लेव ट्रेड को बैन नहीं कर पाए, एबॉलिश नहीं कर पाए, क्योंकि इस नेशनल असेंबली में रिच लोग भी बहुत ज़्यादा थे और रिच में बिजनेस क्लास के लोग बहुत ज़्यादा थे और इस स्लेव ट्रेड से बिजनेस क्लास को बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला था. इसलिए बिजनेस क्लास को ध्यान में रखते हुए नेशनल असेंबली ऐसा कोई डिसीजन, हार्श डिसीजन स्लेव ट्रेड के रिगार्डिंग नहीं ले पाया. फाइनली द कन्वेंशन which in 1794 legislated to free all slaves the French overseas possessions. बाद में द कन्वेंशन ने इसको एक डिक्री पास किया और इस तरीके से स्लेव ट्रेड को उस समय बंद कर दिया गया. ओवरसीज जो भी अलग अलग जगहों पर स्लेव ट्रेड से रिलेटेड एक्टिविटीज होती थी उसको द कन्वेंशन ने बंद कर दिया. 10 ईयर लेटर, कन्वेंशन के 10 साल के बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट पावरफुल तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ फ्रांस में, तो उसने फिर से री इंट्रोड्यूस कर दिया स्लेव ट्रेड को, यानी स्लेवरी को. स्लेवरी वाज फाइनली एबॉलिश्ड इन 1848.